Hello everyone. Today we are going to have a discussions on spring forces. हमने अभी तक स्ट्रिंग्स के बारे में जाना और न्यूटन्स लॉज उन सिनारियों में लगाने भी सीखा जिसमें कि स्ट्रिंग्स हमारे पुली के साथ अटैच्ड होता था। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स में और कॉम्पिटिशन्स में हम लोग स्ट्रिंग्स के साथ साथ एक ही सवाल में स्प्रिंग्स को भी देखेंगे। तो थोड़ा सा स्प्रिंग के फोर्सेस को इंट्रोड्यूस करके हम लोग उसको आगे एक्सटेंड करेंगे और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट द स्प्रिंग। और स्प्रिंग के बारे में जैसा कि जो बेसिक स्टडीज़ ये है कि जब कोई मेटलिक वायर, जैसे आपने देखा होगा कि आपका मेटलिक वायर, स्ट्रेट मेटलिक वायर कैसा होगा, ठीक है। ये सपोज़ करिए एक मेटलिक वायर है। क्या है ये? मेटालिक वायर है। अब मेटालिक वायर की बात हो रही है तो ये आयरन, अब जो डिफरेंट एलॉय का कॉम्बिनेशंस होगा, तो ये जो मेटलिक वायर है, इस वायर को जब आप क्वाइलिंग कर देंगे तो वो एक स्प्रिंग बन जाएगा। मतलब जैसे ये वायर है, इसको जब क्वाइलिंग करेंगे तो जब आप इसको हेलिकली क्वाइल करिएगा तो ये एक इस तरह का स्प्रिंग बन जाएगा, ठीक है। आपने पेन वगैरह में इस तरह के स्प्रिंग को काफ़ी बार देखा होगा, जब पेन को जब पुश और ऑन और ऑफ करने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हेलिकल स्प्रिंग हो गया। क्या हो गया? ये हेलिकल स्प्रिंग हो गया, ठीक है। और ये कैसे बना? जब कोई मेटालिक वायर को जब हेलिकली हम उसको कर देते हैं रैप, तो वो हेलिकल स्प्रिंग बन जाता है। अब इसी मेटालिक वायर से जब हम इसको स्पाइरली जब हम उसको करेंगे, जैसे ये इस तरह का, काफ़ी टॉयज़ वगैरह में इस तरह का स्प्रिंग्स भी आप यूज़ होता हुआ देखेंगे, तो ये इसको स्पाइरल स्प्रिंग बोलते हैं। स्पाइरल स्प्रिंग हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ तक बात, अब ये स्प्रिंग इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहली बात इस स्प्रिंग के बारे में जानने की ये है कि व्हेन अ मेटालिक वायर इज़ क्वाइल्डेड इट बिकम्स एन स्प्रिंग। आपने देखा कि ये मेटालिक वायर जो है, सपोज़ करिए ये मेटालिक वायर है, तो मेटालिक वायर की क्या प्रॉपर्टीज़ होगी? ये किसी न किसी मटेरियल का बना होगा, ठीक है, मटेरियल का बना होगा। साथ में इसका एक पर्टिकुलर रेडियस होगा, ठीक है, इसका एक रेडियस होगा, ठीक है, इसका एक लेंथ होगा, ठीक है, इसका ये लेंथ होगा। और जब आप इसको क्वाइल करेंगे तो ये स्प्रिंग के शेप ले लेगा। तो पहली बात कि व्हेन मेटलिक वायर इज क्वाइल्डेड इट बिकम अ स्प्रिंग। दूसरी बात कि ये जो स्प्रिंग है, अगर इस स्प्रिंग की लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ जो है सो क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू एंड। जैसे मान लीजिए कि इसका दो एंड है, इसके बीच जो ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, आई थिंक ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा इनके बीच, ये इसी को हम क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बोलेंगे। तो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या हो गया कि द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द स्प्रिंग। देखिए, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द स्प्रिंग समझ में आ गया। अब इसमें आता है नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या होता है। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग तो समझा। अब किसी भी स्प्रिंग का लेंथ डिफरेंट सिनेरियोज में हो सकता है। जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे फोर्स लगा करके तो भी उसके पास लेंथ होगा, जब कंप्रेस करेंगे तो भी उसके पास लेंथ होगा। ये नेचुरल लेंथ क्या है? तो नेचुरल लेंथ है कि सपोज़ करिए एक सिनेरियो को इमेजिन करिए कि जैसे यही स्प्रिंग है और इस तरह का स्प्रिंग सपोज़ करिए एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। ये स्प्रिंग एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है, ओके। और इस स्प्रिंग पे जो है सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में कोई फोर्सेस नहीं लग रही है, तो ये क्या होगा? ये रिलैक्स स्टेट में कही जाएगी। और तब जो इसका लेंथ होगा, ठीक है, तब जो इसका लेंथ होगा उस लेंथ को हम लोग बोलेंगे नेचुरल लेंथ। अब बोलेंगे कि भाई नेचुरल लेंथ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, नेचुरल लेंथ इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हर स्प्रिंग की अपनी एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने नेचुरल लेंथ को बनाए रखने की कोशिश करता है। अगर आप उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो वो चाहेगा कि हम नेचुरल लेंथ को अचीव करें, मतलब कि वो क्या करेगा? अपोजिट फोर्स अप्लाई होकर के नेचुरल लेंथ को अचीव करने की कोशिश करेगा। कंप्रेस करेंगे तो भी अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा जो आप अप्लाई कर रहे हो उसके अगेंस्ट, ताकि वो नेचुरल लेंथ को अचीव कर ले। तो नेचुरल लेंथ इसी मायने में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है स्प्रिंग के
केस में। सो नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या है, समझ में आ गई कि जब स्प्रिंग पे किसी तरह का कोई भी हॉरिजेंटल फोर्स जो उसके लेंथ में बदलाव कर सके नहीं लग रहा होता है, तो वो जो स्टेट होता है स्प्रिंग का, वो क्या कहलाता है, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कहलाता है। और याद रखिए स्प्रिंग की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि स्प्रिंग हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ रिस्टोरिंग इट्स नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग की क्या होती है, ये टेंडेंसी है, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ है कि वो अपने नेचुरल लेंथ के स्टेट को अचीव करने की कोशिश करेगा। मतलब अगर आप देखिए कि ये जैसे स्प्रिंग है, ठीक है, अब ये स्प्रिंग सपोज करिए इस टेबल पर रखा हुआ है, कोई फोर्सेस नहीं लग रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही सपोज करिए कि एक आदमी इसको इधर से खींचेगा और एक आदमी इसको इधर से खींचेगा, स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाइएगा तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। तो सपोज करिए कि F1 फोर्सेस से आप यहाँ पे F एक्सटर्नल फोर्सेस इधर अप्लाई किए, F एक्सटर्नल इधर अप्लाई हुआ, तो क्या होगा, इसका लेंथ इसका बढ़ेगा, इसमें एक्सटेंशन आएगा, तो इसका लेंथ मान लीजिए कि ये ऐसा हो गया, ये इसका लेंथ अब ऐसा हो गया स्ट्रेच होने के बाद। तो ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर क्या होगा कि रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, जो क्या करेगा, जो फोर्स जो है रिस्टोरिंग फोर्स इधर की ओर अप्लाई होगा। तो आपने एक्सटर्नल फोर्स तो इधर अप्लाई कर रखा है F एक्सटर्नल, ठीक है, और रिस्टोरिंग फोर्स इधर FS रिस्टोरिंग फोर्स जो है सो इधर की ओर डेवलप हुआ। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शंस में रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि when the spring is stretched it pulls the body attached to its end। अब देखिए जैसे ही ऐसा राम, यहाँ सपोज करिए कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स राम अप्लाई कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स श्याम अप्लाई कर रहा है, श्याम और राम उसको जो है सो क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हुआ, वो रिस्टोरिंग फोर्सेस कहाँ से पिक्चर में आता है, इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल की वजह से वो पिक्चर में आता है। तो वो जो रिस्टोरिंग फोर्सेस इसमें डेवलप हुआ वो क्या करेगा, राम को खींचेगा टुवार्ड्स क्या चीज़, अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, और ये इधर इस साइड जो डेवलप होगा वो श्याम को भी सेंटर की तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि व्हेन कंप्रेस्ड इट पुशेस द बॉडी अटैच टू इट। अब यदि राम और श्याम दोनों मिलकर के स्प्रिंग को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने का मतलब ये हो गया कि जैसे ये नेचुरल लेंथ है, अब राम से हम कंप्रेस करेंगे, सपोज करिए कि ये लेंथ हो गया, ये कंप्रेस हो गया, अब ये लेंथ आ गया, ठीक है। तो राम ने क्या किया, राम ने फोर्स इधर अप्लाई किया, श्याम ने फोर्स इधर अप्लाई किया। तो इस स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा क्या होगा, ये अपोजिट इस डायरेक्शंस में डेवलप होगा, ठीक है। अवे मतलब क्या करेगा, ये राम और श्याम को क्या करेगा, उसको धक्का देगा, मतलब आगे की ओर उसको जो है सो पुश करेगा, ताकि जो है सो उसका वो नेचुरल लेंथ को अचीव कर सके। सो व्हेन द स्प्रिंग इज अटैच्ड, when the spring is stretched it pulls the body attached to its end। आप देख रहे हैं कि राम और श्याम जो है सो खींचा जाएगा सेंटर की तरफ, and when compressed it pushes the body। अब यहाँ देख रहे हैं इस केसेस में कि राम और श्याम को क्या करेगा, वो पुश करेगा। तो ये हुआ। अब क्या है कि जो भी जैसे इस पिक्चर में हम एक एज्यूम्पशन ये कर रहे हैं कि स्प्रिंग हमारा मासलेस है, मासलेस जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन चूंकि इस पिक्चर में ये जो बॉडी है m मास का जो अटैच्ड है इस स्प्रिंग के एक एंड के साथ, उसका मास स्प्रिंग के मास के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि स्प्रिंग इज़ मासलेस। अब मासलेस होने की वजह से क्या होती है कि जो रिस्टोरिंग फोर्सेस है, सपोज करिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानने की ज़रूरत है कि हमने कहा कि रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हुआ, तो इस पॉइंट पर रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या होगा या इस पॉइंट पर क्या होगा, हर पॉइंट पर रिस्टोरिंग फोर्सेस सेम होगा, क्योंकि क्या है, ये स्प्रिंग जो है वो मासलेस है। तो मासलेस एज्यूम्शंस हमें ये एडवांटेज देता है कि रिस्टोरिंग फोर्सेस जो स्प्रिंग के हर पॉइंट पे सेम होगा, ठीक है। मतलब कि राम और श्याम खींच रहा है इसको, स्प्रिंग को दोनों एंड से अगर खींच रहा है तो क्या होगा, जो रिस्टोरिंग फोर्सेस होगा वो स्प्रिंग के द्वारा जो रिस्टोरिंग फोर्सेस लगेगा वो राम पे भी उतना ही लगेगा और श्याम पे भी उतना ही लगेगा जो है सो, ठीक है। अब बात आती है इस एग्जाम्पल को समझने की कि यहाँ क्या है कि ये एक फ्रिक्शनल लेस सरफेस है। ये क्या है, दिस इज़ अ फ्रिक्शनल लेस सरफेस, फ्रिक्शनल लेस सरफेस है, ठीक है। और इस फ्रिक्शनल लेस सरफेस पे आपका एक स्प्रिंग रखा हुआ है और ये स्प्रिंग इस मास के साथ अटैच्ड है। आपने ये जो एक्सिस है अपना, आपका एक्स एक्सिस जो है, आपने इसको ऐसे
शो कर रखा है, जिसमें ओरिजिन जो है वो क्या है, तो जो आपका जो स्प्रिंग है वो क्या है, अभी रिलैक्स स्टेट में। रिलैक्स मतलब कि स्प्रिंग पे अभी इसके हॉरिजेंटल डायरेक्शंस में कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है। स्प्रिंग का जो है सो ये रिलैक्स्ड मतलब स्टेट है, इसका एक नेचुरल लेंथ में है अभी, ठीक है। तो वो मेरा ओरिजिन हमने यहाँ एज्यूम कर रखा है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस सिनारियो में अगर देखा जाए, अभी क्या फोर्सेस लग रहा है, अभी जो है सो आपका बॉडी का मास एक mg नीचे लग रहा होगा और दूसरा इसका नॉर्मल रिएक्शन n जो उसको काउंटर बैलेंस कर रहा होगा। हॉरिजेंटल डायरेक्शंस में कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। अब क्या होता है कि आप इस मास को जो है सो क्या करते हैं, हम लोग इसको खींचते हैं, इस यहाँ से खींच के इसको यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। अब जब ये मास खींचा तो इसके साथ साथ ये स्प्रिंग भी खींचा, तो स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ स्प्रिंग में वो कितना का हुआ और किस डायरेक्शंस में हुआ। ओरिजिन से देखिएगा, ये अगर ओरिजिन पॉइंट है, अब देखिए ये अगर ओरिजिन पॉइंट है तो ओरिजिन से के पॉजिटिव डायरेक्शंस में आपने d डिस्टेंस से का एक्सटेंशन हुआ, ठीक है। तो आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स का नेचर है कि वो क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्सेस ऑलवेज ट्राई टू रिस्टोर द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो जब वो खींचा तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा कि भैया हम इसको इधर फोर्स लगा के खींच ले मास को किसी भी तरह से, तो स्प्रिंग जो है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर अप्लाई करेगा Fs, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शंस में अप्लाई किया, मतलब आपने क्या देखा कि जिस डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट हुआ स्प्रिंग का उसके अपोजिट डायरेक्शंस में रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हुई, ठीक है। ये सिनारियो क्या बता रहा है, कंप्रेशन का बता रहा है, ठीक है। जब स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजेंटल फोर्स, मतलब सपोज करिए कि कोई आदमी अपने हाथ से जो है अपने हाथ से उसको क्या किया, उसको जो है सो पुश किया, तो ये क्या हुआ, स्प्रिंग दबा। तो जो उसका ओरिजिनल स्टेट था वो कहाँ था, ये था, और इस अभी कहाँ आ गया, ये पॉइंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इस डायरेक्शन में डी डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो स्प्रिंग क्या करेगा, भाई हमको ओरिजिनल लेंथ अचीव करना है, स्प्रिंग जो है सो अपोजिट डायरेक्शन में इधर की ओर जो है सो रिस्टोरिंग फोर्स Fs अप्लाई करेगा। तो ये रहा कि मतलब स्प्रिंग फोर्सेस कैसे अप्लाई करता। अब दूसरी बात क्या है कि अगर आप देखेंगे कि जैसे कि इसको स्ट्रेच किया तो एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ होगा। तो अगर इस मास को इक्विलिब्रियम स्टेट में कंसीडर किया जाए तो आप ये लिख सकते हैं क्या चीज़ कि ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस इधर की ओर अप्लाई हो रहा है F एक्सटर्नल, ठीक है, F एक्सटर्नल। आप न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से आप इस बॉडी मास के लिए लिख सकते हैं कि Fs प्लस F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यहाँ भी यही चीज़ है, आप लिख सकते हैं Fs प्लस F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। तो स्प्रिंग फोर्सेस को लेकर के ये हमारा एक मतलब हुक्स लॉ के द्वारा दिया हुआ जो है सो इक्वेशन है कि जो स्प्रिंग फोर्स में जो रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होगा वो उसके डिस्प्लेसमेंट उस स्प्रिंग के लेंथ में हो रहे चेंजेस के प्रोपोर्शनल होता है। सो दिस इज माय सेकेंड स्टेटमेंट दैट रिस्टोरिंग फोर्सेस Fs ऑफ द स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्री एंड। मतलब इस स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्सेस इस डायरेक्शंस में डेवलप हुआ वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो डिस्प्लेसमेंट डी के प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरी बात आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि रिस्टोरिंग फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट डी में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शंस का रिलेशनशिप है। तो इसी वजह से हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्सेस का इक्वेशन Fs क्या हो गया, माइनस ऑफ के इंटू डी, ठीक है। तो K जो होता है वो मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। और ये जो निगेटिव साइन है वो क्या बताता है कि रिस्टोरिंग फोर्सेस इज इन द अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। रिस्टोरिंग फोर्स क्या बताता है, रिस्टोरिंग फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग। तो आपने देखा कि रिस्टोरिंग फोर्सेस जो हो गया वो क्या इक्वल टू माइनस के इंटू डी। तो के जो होता है एक्चुअली में वो क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो ये जो के है हमारा वो एक्चुअली क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। और ये के जो है सो डिपेंड करता है, के की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है कि ये जो मेटेलिक वायर आपने लिया स्प्रिंग बनाने के लिए, इस मेटेलिक वायर का जो लेंथ क्या था, ठीक है, लेंथ क्या था, उसके बाद इस मेटेलिक वायर का रेडियस क्या था, ठीक है। ये जो मेटेलिक वायर है इसका एक रेडियस होगा, ठीक है। तो वो लेंथ क्या था, उसका रेडियस क्या था, वो किस मटेरियल का बना हुआ था,
किस मटेरियल का बना हुआ था, ये तो हो गया इसका। अब जो स्प्रिंग बना तो स्प्रिंग के जो ये जो आप कॉइलिंग देख रहे हैं, इस कॉइलिंग का रेडियस क्या है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो रेडियस ऑफ स्प्रिंग, रेडियस ऑफ स्प्रिंग पर डिपेंड करेगा, और साथ में लेंथ ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करेगा। तो आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इस स्प्रिंग के लेंथ पे भी डिपेंड किया, और साथ में जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है उस मटेरियल पे डिपेंड किया, इसके रेडियस पे डिपेंड किया। इन सभी चीज़ों पे जो है सो आपका फोर्स कांस्टेंट के डिपेंड करता है। तो फोर्स कांस्टेंट के को ऐसे भी देखिएगा तो फोर्स कांस्टेंट के का यूनिट क्या होगा, तो फोर्स बाय डी, मतलब न्यूटन मीटर जो है सो फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू हुआ। अगर वैसे डिफाइंड किया जाए इस इक्वेशन के थ्रू तो व्हाट इज़ अ फोर्स कांस्टेंट, तो फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाता है कि कितना, मतलब पर यूनिट एक्सटेंशन के लिए, पर यूनिट एक्सटेंशन के लिए कोई स्प्रिंग है, जैसे हम सपोज करिए ये स्प्रिंग है, ठीक है, तो इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट एक्चुअली में क्या बताता है, ये यह बताता है कि इस स्प्रिंग को अगर पर यूनिट लेंथ में अगर एक्सटेंशन करना होगा तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि के की वैल्यू 2 है, मतलब कि अगर आप 2 है, मतलब 1 मीटर एक्सटेंशन करने के लिए जो है सो हमको 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट ये बताता है। तो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो किसी स्प्रिंग के स्टिफनेस को व्यक्त करता है। स्टिफनेस मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि एक स्प्रिंग जो हम पेन में यूज़ करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ही फोर्स लगाते हैं तो ज़्यादा खिंच जाता है, और एक स्प्रिंग गाड़ी के शॉकर में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो किस स्प्रिंग की स्टिफनेस ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है कि गाड़ी का जो शॉकर है वो हैवी वेट को ऑब्जर्व करने के लिए, मतलब शॉक को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया है, तो उसका जो है स्टिफनेस ज़्यादा होगा, तो उसकी के कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये हुआ हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शंस स्प्रिंग कांस्टेंट को लेकर के, और साथ में स्प्रिंग के जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होते हैं उसको लेकर के। इसमें जो इसको अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस जो है सो स्प्रिंग के लेंथ में हुए चेंजेस को, डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करता है। आप देखिए कि जब ये जो स्प्रिंग है जब स्ट्रेच हुआ, जब ये मास इधर खिंचा, तो जब इधर खिंचा तो ओरिजिन से स्प्रिंग के लेंथ में पॉजिटिव डायरेक्शंस में चेंजेस हुए। तो जब पॉजिटिव डायरेक्शंस में चेंजेस हुए, अब इसकी वजह से जो रिस्टोरिंग फोर्सेस पैदा हुआ वो क्या हो रहा है, वो निगेटिव डायरेक्शंस में हो रहा है, टुवार्ड्स द ओरिजिन हो रहा है। अवे फ्रॉम द ओरिजिन इज पॉजिटिव। दिस सिंपल कन्वेंशन कि अगर आपने ओरिजिन मान रखा है इस पॉइंट को, फोर्सेस जो है सो इस डायरेक्शंस में होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए फोर्सेस किस डायरेक्शंस में, निगेटिव डायरेक्शंस में, डिस्प्लेसमेंट के निगेटिव अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्सेस है। और यहाँ देखिए फोर्सेस किधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्सेस इधर है। तो हमारा जो आपका कर्व है, देखिए जब ये जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट क्या हो जाता है, ये पार्ट शो कर रहा है निगेटिव डिस्प्लेसमेंट को। निगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब आप इसको, क्या निगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब आप इसको कंप्रेस करते हैं। तो ये कंप्रेशन का स्टेज है, कंप्रेशन, ठीक है, ये कंप्रेशन को शो करता है। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब हो रहा है, जब आप इसको स्ट्रेच करते हैं। उस केसेस में फोर्स क्या होता है, निगेटिव लगता है, क्योंकि ये अपोजिट टुवार्ड्स द ओरिजिन है। तो ये जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या बताता है, ये आपको बता रहा है कि कैसे को एक्सटेंशन को, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। तो ये ग्राफ है तो हमारा रिस्टोरिंग फोर्सेस का। आप बहुत सारे सवालों में ग्राफ को सिंपली ऐसे भी देखेंगे कि आपका ग्राफ जो है वो कैसा होगा। आई थिंक आई शुड रब इट। बहुत सारे सवालों में या बुक्स में जो ग्राफ हैं फोर्स कांस्टेंट को, या कोई इक्वेशन जो है वो होता है F = kx सिर्फ लिखा रहता है। तो ये जो इक्वेशन है F = kx का, ये एक्चुअली रिस्टोरिंग फोर्स है। ये केवल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस को ही डिस्क्राइब करता है। क्या डिस्क्राइब करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, ऑफ क्या चीज़, फोर्सेस को ही ये डिस्क्राइब करता है, डायरेक्शंस को डिस्क्राइब नहीं करता है। डायरेक्शंस के लिए सिंपल सा अज्यूम्शंस होता है कि जिस डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, मतलब अगर स्ट्रेच हो रहा होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स लगेंगे। तो इस केसेस के लिए आप कभी कभी आपको स्प्रिंग के बारे में ऐसा दे दिया रहेगा, ये है मेरा कोई स्प्रिंग है, ठीक है, कोई स्प्रिंग है जिसका जो है सो यहाँ पे फोर्स है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x है, ठीक है। तो उसका फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, तो फोर्स कांस्टेंट क्या है, देखिए ये नॉर्मल इक्वेशन है। तो ये जो थीटा एंगल अगर बना रहा होगा तो फोर्स कांस्टेंट जो होगा, फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, तो k = tan थीटा होगा, ठीक है। तो आप इससे मत घबराएंगे कि ये जो ग्राफ है ये डायरेक्शंस को भी कंसीडर कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट भर का ग्राफ है,
दिस इज अ ग्राफ ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इन द लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। और ये ग्राफ क्या है, ये चेंज इन लेंथ का, ये मतलब कि अगर आप डेल एक्स मतलब कि चेंज इन लेंथ है, मतलब मान लीजिए कि स्प्रिंग के लेंथ में इतना चेंजेस हुआ तो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्सेस कितना होगा, इतना होगा। तो मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्सेस जो है सो मेरा लिनियरली वेरी कर रहा है, तो इस तरह का ग्राफ होता है। तो आप इसके इस तरह के जो अगर स्प्रिंग का प्रॉपर्टी से ही आप ग्राफ से निकाल सकते हैं कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। अब एक चीज़ें हम और बताना चाहेंगे इसमें, जो काफ़ी सिंपल सा केस है, वो ये है कि जैसे सपोज करिए कि ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है और यहाँ पे एक स्प्रिंग है, इसके साथ एक मास अटैच्ड है। तो अभी अगर आप देखा जाए तो इक्विलिब्रियम स्टेज में ये जो लेंथ होगा स्प्रिंग का जो ये लेंथ है, ठीक है, एल नोड, ये लेंथ क्या है, एल नोड जो होगा वो नेचुरल लेंथ होगा, ठीक है। क्यों नेचुरल लेंथ? इसीलिए होगा क्योंकि आपको इस स्प्रिंग के लेंथ में बदलाव करने के लिए कोई फोर्स यहाँ लग ही नहीं रहा है। एक फोर्स जो नीचे की ओर लगता है वो mg फोर्स हो जाता है और एक ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा तब तो इसके लेंथ में बदलाव होगा। लेकिन यही केस को हम उल्टा कर दें, ये मान लीजिए ये हमारा हो गया सीलिंग और इस सीलिंग के साथ हमारा एक स्प्रिंग अटैच्ड है और इसके साथ मान लीजिए मास एम अटैच है, मतलब इस पिक्चर को हम ऐसे पलट दिए। तो अब जो स्प्रिंग अभी जो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा कि इस स्प्रिंग का जो लेंथ होगा वो L1 जो है वो क्या होगा, L1 इज़ ग्रेटर देन L नोट होगा, ठीक है। और वो क्यों होगा, क्योंकि ये मास का जो वेट है, मतलब नीचे जो mg फोर्स लगेगा वो स्प्रिंग के लेंथ में बदलाव कर देगा। तो मान लीजिए कि लेंथ में सपोज करिए कि d यूनिट का बदलाव हुआ, मतलब d स्प्रिंग है इसकी लंबाई d यूनिट से बढ़ गई। तो आप इसको लिख सकते हो क्या चीज़ कि mg इज इक्वल टू क्या चीज़ डी के इंटू डी, के हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, mg इज इक्वल टू के इंटू डी आप लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको कितना लेंथ बदलाव हुआ तो d बराबर आप लिख सकते हो mg बाई के, ठीक है। तो अभी इस केसेस में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लेंथ क्या होगा तो इस केसेस में लेंथ होगा L1 प्लस जो d है प्लस d, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हो L1 प्लस mg बाई के इसका लेंथ होगा। तो ये हेलो एवरीवन, वी हैव स्टडीड द बेसिक ऑफ स्प्रिंग फोर्सेस और उसके नेचर्स को भी हमने समझा। हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट मच मोर बेटर वे। तो सबसे पहले इस सवाल को बनाने से पहले, ठीक है, ये सवाल और कुछ भी नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि फ्रॉम द फिक्स्ड पुली, ये जो पुली आप देख रहे हैं this pulley is fixed, okay, this is a fixed pulley. So from the fixed pulley masses of 2 kg 1 kg and 3 kgs are suspended। आपने देखा यहाँ पे एक 1 kg का मास है, यहाँ 3 kg का 2 kg का मास सस्पेंडेड है, ठीक है। अब बीच में आप देख रहे हैं ये तो स्ट्रिंग है, ये क्या है, ये है आपका स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी अच्छे से समझ रखा, ठीक है। अब ये कह रहा है क्या चीज़ कि फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है उसमें क्या एक्सटेंशन होगा इफ़ k इज इक्वल टू 1000 नैनोमीटर। मतलब आपको k का वैल्यू जो है यहाँ पे k का वैल्यू कितना दे रखा है तो 1000 नैनोमीटर, मतलब स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दे रखी है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट एक्चुअली में क्या बताता है कि अगर आपने 1000 न्यूटन का फोर्स अगर ये स्प्रिंग खींचा तो उसमें क्या होगा कि 1 मीटर का जो है सो उसके लेंथ में चेंजेस आएगा। तो सवाल ये पूछ रहा है क्या चीज़ कि फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। दे क्या रखा है आपको, के की वैल्यू दे रखी है और इसने एक एज्यूम्सन कर रखा है। इस एज्यूम्सन को ज़रा गौर से देखें। एज्यूम 1 kg एंड 3 kg ब्लॉक मूव्स विद द सेम एक्सेलरेशन, मतलब जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये 1 kg और 3 kg का जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है इस एक्सेलरेशन को सेम माना है, ठीक है। तो पहली बात कि इसको ये एज्यूम्सन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई ही इज़ एज्यूमिंग इट। तो इस बेसिक चीज़ को आप समझिए कि यहाँ देखिए, यहाँ 2 ऑब्जेक्ट मैंने रखे हैं, एक है मेरा M1 मास्क और एक है मेरा M2 मास्क, ठीक है, और ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो जब आप इसको एक फोर्स लगा करके इसको पुल करेंगे, इस सिस्टम को जब आप एक फोर्स लगा करके पुल करेंगे तो क्या होगा कि इनिशियली स्प्रिंग में क्या होगा, उसके लेंथ में एक चेंजेस आएगा ग्रेजुअली। ऐसा
नहीं अचानक से इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे, इसके लेंथ में धीरे धीरे क्या होगा, एक चेंजेस आएगा। सो यहाँ पे जैसे ही आप इसको पुल करेंगे तो इनिशियली क्या होगा, तो स्प्रिंग जो होगा सो क्या होगा, इट इनिशियली स्ट्रेच इन द स्प्रिंग चेंजेस। ये जो स्प्रिंग है, अगर मान लीजिए अभी तो नेचुरल लेंथ की अवस्था में है, अभी क्या है, स्प्रिंग इज इन रिलैक्स्ड स्टेट, ठीक है, रिलैक्स्ड स्टेट। अभी आपका स्प्रिंग रिलैक्स स्टेट में है। जैसे ही फोर्स लगा तो इस स्प्रिंग के लेंथ में क्या होगा, बदलाव होगा, इसका लेंथ चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसको खींचेंगे तो ये एंड भी इस मास के साथ खींचा चला जाएगा, ठीक है, और इस मास m2 मास की इनर्शिया की वजह से भी ये एंड खींचा चला जाएगा। तो इनिशियली द स्ट्रेच इन द स्प्रिंग चेंजेस, और जब स्ट्रेच जब बदलेगा, मतलब इसकी जब लेंथ जब बदलेगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द टू मासेस विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो इन दोनों मासेस का इनिशियली एक्सेलरेशंस डिफरेंट होगा, ठीक है। कुछ समय के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, जब आप उसको खींच चुके होंगे, जब ये लेंथ अपने एक मैक्सिमम लेंथ को जो इसको स्ट्रेच होना है उसको जब अचीव कर लिया होगा, तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम द स्ट्रेच इन द स्प्रिंग इज कांस्टेंट। ये जो स्प्रिंग को जितना स्ट्रेच होना था इस केस में वो स्ट्रेच हो गया। अब इसके लेंथ में कोई स्ट्रेच नहीं होगा, तो क्या होगा, ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग का केस हो जाएगा। और उस केसेस में आपको पता है कि एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ जब दो मासेस कनेक्टेड होते हैं तो दोनों मासेस का एक्सेलरेशंस क्या होता है, सेम होता है। तो क्या होगा कि तब जा कर के दोनों मासेस सेम एक्सेलरेशंस को अचीव कर लेंगे। तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि इसने यहाँ पे एज्यूमशन क्यों कर रखा है कि एज्यूम 1 kg एंड 3 kg ब्लॉक्स मूव विद द सेम एक्सेलरेशन, क्योंकि ऑब्वियस है कि जैसे ही इसको जब आप छोड़ेंगे तो ये लेंथ में क्या होगा, चेंजेस आना ग्रेजुअली शुरू होगा। तो जब चेंजेस आएगा उस समय दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो वो उस मूवमेंट की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है क्या चीज़ की, वो चेंजेस जो आना था वो आ गया, स्प्रिंग ने अपना जो उसका लेंथ में बदलाव होना था उसने अचीव कर लिया, और तब की बात पूछ रही है कि इसमें कितना, इसका क्या स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन हुआ वो कितना हुआ। तो स्प्रिंग के केस में आपने एक बात तो समझ ली। अब दूसरी बात आपको यहाँ से मैं समझाना चाहता हूँ, इस केसेस को ज़रा गौर से देखिएगा। इस केस में हो क्या रहा है एक्चुअली में कि ये स्प्रिंग है, ठीक है, और ये स्प्रिंग अभी क्या है, रिलैक्स्ड स्टेट में, रिलैक्स्ड स्टेट के कहने का क्या मतलब है कि ये अपने नेचुरल लेंथ की अवस्था में है, मतलब जो इसका नेचुरल लेंथ है उस अवस्था में है। तो जब स्प्रिंग रिलैक्स स्टेट में होता है तो कोई रिस्टोरिंग फोर्सेस पिक्चर में नहीं आती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस एंड पे भैया श्याम उसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, इधर की ओर जो है उसको खींच रहा है, और राम जो है यहाँ पे उसको इधर की ओर खींच रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि थोड़ा देर खींचने के बाद श्याम ने जो है इसको x1 लेंथ इस स्प्रिंग को खींच डाला, ठीक है, और इसके दूसरे एंड को राम ने इनिशियल पोजीशन से, ये जो इनिशियल पोजीशन है इससे क्या हुआ, x2 लेंथ उसने खींच डाला, ठीक है। अब दिमाग में ये बात तो आएगी कि जैसे ही स्प्रिंग खींचा तो रिस्टोरिंग फोर्सेस जो है सो अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्स लगना शुरू हो गया, इधर भी रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा और इधर भी रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो सवाल ये उठता है कि भाई श्याम ने तो कंट्रीब्यूशन x1 लेंथ का ही दिया और राम ने कंट्रीब्यूशन x2 लेंथ का दिया, तो क्या रिस्टोरिंग फोर्सेस जो F रिस्टोरिंग फोर्सेस जो है वो क्या यहाँ पे श्याम को क्या kx2 लगेगा, या राम इसको यहाँ पे इसको क्या महसूस होगा कि स्प्रिंग जो है सो इसको कितना फोर्स से खींच रहा है, F बराबर यहाँ सॉरी kx1 F बराबर kx2, ऐसा दिमाग में आ सकता है। इसलिए इस कन्फ्यूजन को डिस्कस किया जा रहा है कि आपको लगेगा कि भाई श्याम ने तो कंट्रीब्यूट किया x1 लेंथ ही, x1 लेंथ से ही श्याम ने स्ट्रेच किया, और इधर राम ने जो है सो x2 लेंथ से स्ट्रेच किया, तो क्या श्याम को क्या महसूस होगा कि स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है। तो ये मिस्टेक आप कभी ना करेंगे। आपको ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो ये गलत है, दिस इज़ अ बिग मिस्टेक। कि एक्चुअली में क्या होगा कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्सेस जो स्प्रिंग टुवार्ड्स द सेंटर अप्लाई करेगा अपने नेचुरल लेंथ को अचीव करने के लिए, वो क्या होगा, F इज इक्वल टू K, और जो लेंथ जो बदलाव हुआ, चेंज इन लेंथ डेल x। तो अब देखो कि स्प्रिंग का अगर इनिशियल लेंथ सपोज करो x0 था, और अभी देखो इसका x0 ये रहा और ये x1 प्लस x2 हुआ, तो चेंज इन लेंथ क्या हो गया, k यहाँ पे x1 प्लस
x2, दिस इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या अप्लाई होगा, रिस्टोरिंग फोर्सेस जो होगा F रिस्टोरिंग फोर्सेस इक्वल टू K टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2। तो इससे समझ में आ गया कि भले ही श्याम ने उसको x1 लेंथ से ही खींचा, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्सेस जो स्प्रिंग में टुवार्ड्स द सेंटर या टुवार्ड्स द रिलैक्स्ड लेंथ की तरफ जो डेवलप हुआ इस डायरेक्शंस में, वो क्या हो गया x1 प्लस x2। ये भी इसकी वजह से जो एक्सटेंशन हुआ दोनों काउंट हो गया। तो नेक्स्ट एक्सटेंशन काउंट होता है रिस्टोरिंग फोर्स में। ऐसा नहीं है कि शाम ने इसको स्ट्रेच किया x1 लेंथ तो x1 Fx1 Kx1 का ही जो है सो रिस्टोरिंग फोर्स फील करेगा कि उस पर लगता हुआ, ऐसी बात नहीं है। तो ये दो कन्फ्यूजन्स हमने जो है सो आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे बताया था। अब चलते हैं हम लोग इस सवाल के संदर्भ में कुछ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो चले देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फ्रॉम द फिक्स्ड पुली, इस हमने डिस्कस कर रखा है। हमें पूछा क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, इस स्प्रिंग के लेंथ में क्या बदलाव होगा, ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके स्प्रिंग के लेंथ में वही बदलाव होगा। देखो लेंथ में ही बदलाव रिस्टोरिंग फोर्स के इक्विवेलेंट होगा। तो सबसे पहले तो हम ये एज्यूम किए कि ये मास जो है सो ए एक्सेलरेशन से नीचे गया, तो ये एक्सेलरेशन से ऊपर गया। तो 2 kg के मास पे क्या फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा होगा ट्वाइस ऑफ जी नीचे की ओर, ठीक है। तो और इधर स्ट्रिंग का टेंशन का डायरेक्शन टी इधर टी इधर टी, स्ट्रिंग टेंशन जो है तो क्या होता है अवे फ्रॉम द टाइड इन, टी इधर, ठीक है। अब चलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स को जरा गौर से देखो। तो ये जब स्प्रिंग स्ट्रेच करेगा, ये तो इक्विलिब्रियम रिलैक्स्ड में था, अब जो स्प्रिंग सपोज को स्ट्रेच हो गया, तो स्ट्रेच हो गया तो क्या होगा, ये स्प्रिंग जब स्ट्रेच होगा तो ये टुवार्ड्स द सेंटर ऐसे फोर्स लगाएगा, जिसको हम बोल देते हैं, फिलहाल हम सीधे फोर्स के टर्म्स में उसको रिस्टोरिंग फोर्स को समझ रहे हैं। तो सपोज करिए टी प्राइम फोर्स लगाया है, ठीक है। जो टेंशन इन द स्प्रिंग, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स को हम एज ए टेंशन इन द स्प्रिंग की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस मास पे स्प्रिंग की वजह से टी प्राइम फोर्स लगा, और साथ में इसका जो अपना जो एम जी फोर्स है वो जी नीचे की तरफ लगेगा। उसी तरह से 3 है तो थ्राइस जी नीचे की तरफ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो इसका वेट होगा, और साथ में रिस्टोरिंग फोर्स, जो चूँकि स्प्रिंग स्ट्रेच कर गया है तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा इधर की ओर टी प्राइम, सेम रिस्टोरिंग फोर्सेस दोनों तरफ क्या लगेगा, क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्सेस है वो क्या होता है एक्सटेंशन लेंथ, चेंज इन लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस स्प्रिंग में जो चेंज इन लेंथ हुआ उसी की वजह से जो है रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। तो दोनों की तरफ वो सेम होगा। जैसा हम लोग अभी देख रहे थे राम और श्याम डिफरेंट लेंथ से अगर स्प्रिंग को खींचा तो फिर भी रिस्टोरिंग फोर्सेस दोनों पे जो है सेम लग रहा था। तो अब अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो क्या होगा, ये 2 kg के मास को अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये कैसा होगा, दिस इज लाइक दिस, ये 2 kg हो गया। हालांकि फ्री बॉडी डायग्राम के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे पिक्टोरियली हम 2 kg शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये 2g हो गया, ठीक है, और ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स टी लगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये 1 kg के मास का फ्री बॉडी डायग्राम देख लो जरा सा। ये हो गया मेरा 1 kg का मास, इस पर क्या लग रहा है भाई, इस पर एक टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये लो टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ 2 फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो इसका खुद का वेट है जो जी हो गया, m 1 kg है तो जी हो गया, और साथ में स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्सेस जो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द स्प्रिंग लगता है, तो उसको हमने यहाँ पे टी प्राइम से रिप्रेजेंट कर रखा, ठीक है। अब एक थर्ड क्वांटिटी मास बच्चा मेरा, ये हो गया 3 kg, ठीक है, ये ले लीजिए 3 kg। अब इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो नीचे की तरफ लगा थ्राइस ऑफ जी, ठीक है, और इसका जो है सो ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, तो टेंशन टी प्राइम, ठीक है। अब हमने माना है कि एक्सेलरेशंस क्या है ए, और इसका डायरेक्शंस आप देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। तो अगर हम न्यूटन्स लॉ, अप्लाइंग द न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर दिस केस, सो अप्लाइंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ फॉर 2 kg ब्लॉक, ठीक है। तो क्या होगा, तो सिंपली आप लिखेंगे कि ऊपर की ओर जा रहा था, तो ये ऊपर की ओर जो फोर्स ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल टेंशन इन द स्ट्रिंग टी, और माइनस ट्वाइस ऑफ जी इज इक्वल टू, इसका एक्सेलरेशन ए है तो फोर्स क्या लगा, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ए, क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन इसका ए था, ठीक है। उसी तरह से आप लिखेंगे अप्लाइंग द न्यूटन्स लॉ ऑन द मास ऑफ 1 kg, अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ सेकेंड लॉ
फॉर 1 kg ब्लॉक। ठीक है, इस पे जब आप लगाओगे तो अब ये देखो कि ये नीचे की ओर एक्सेलरेशन आपने अज्यूम कर रखा है ए, तो इसका मतलब इस पे क्या क्या जो सम ऑफ द फोर्सेस है, रिजल्टेंट फोर्सेस, वो निकालो जो उसके मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट होता है। यही तो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है। सम ऑफ द फोर्सेस क्या है, नीचे की ओर जी फोर्सेस एक है, एक टी प्राइम फोर्सेस है, और ऊपर की तरफ क्या है, माइनस ऑफ स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स टी, एंड दिस इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ ए, तो ए हो गया। दिस इज इक्वेशन, मान लो ये 1 हो गया, ये इक्वेशंस 2 हो गया। ठीक है, अब अप्लाइंग द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन 3 kg ब्लॉक, अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन 3 kg ब्लॉक, तो क्या होगा, रिजल्ट सम ऑफ द फोर्सेस क्या है इसका, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ ए है। तो आप देखो इसको, थ्राइस ऑफ जी माइनस टी प्राइम इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए। ये 3 इक्वेशंस आपके निकल के आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा काम है कि मैं टी प्राइम को इक्वेट कर दूं, मतलब जो ये टेंशन इन द स्प्रिंग जो है, फिलहाल हम इसको इक्वेट कर देते हैं। तो हम एडिंग द इक्वेशंस 2 and 3, क्या लिख रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 2 and 3। ठीक है, तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी प्राइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी माइनस टी, ठीक है, और प्लस थ्राइस ऑफ जी, एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ ए, 5 टाइम्स ऑफ ए, 5 टाइम्स ऑफ ए आ गया। तो ये कितना हो गया, 4g माइनस टेंशन टी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए। इसको मान लेते हैं 1 2 3, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इसको और यहाँ, ठीक है, 1 और 4 में मुझे सॉल्व करना है। तो क्योंकि हमारा इंटरेस्ट अभी क्या है, इस अननोन क्वांटिटी को निकालने का, और ये ए निकल जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं यहाँ पे, मुझे टेंशन इन द स्प्रिंग निकल गया, और टेंशन इन द स्प्रिंग अगर मुझे निकल गया तो ऑब्वियस है कि जो एक्सटेंशन इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वेट कर देना है। तो हम अभी क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, या फिर इसको क्या करें आप, ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 and 4। ठीक है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, टी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4g और माइनस ट्वाइस ऑफ जी, एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस 5 टाइम्स ऑफ ए। तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ जी इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ इन कैलकुलेटिंग। सपोज यहाँ से सबसे पहले तो ये देखेंगे कि g प्लस टी माइनस टी प्राइम इज इक्वल टू ए, यानी यहाँ पे थ्राइस ऑफ है। तो जब हमने इसको या क्या किया, हम इस दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, तो जैसे ऐड किया तो ये टी प्राइम और ये टी कट गया, तो ये हो गया 3g प्लस जी, सॉरी 3g प्लस जी, एंड दिस इज इक्वल टू 4g, आई थिंक 3g प्लस जी इज इक्वल टू 4g। ठीक है, यहाँ पे 4g होगा, और 4g और माइनस सॉरी हाँ, तो ठीक तो था, 3g प्लस 4g और 4g माइनस t, एंड इसको जब ऐड किया तो यहाँ 4 टाइम्स ऑफ a था, सॉरी ये जो होगा यहाँ से थ्राइस ऑफ a, और a जब ऐड होगा तो क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ a होगा। सो दिस इज़ 4 टाइम्स ऑफ a, यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ a होगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ a। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 टाइम्स ऑफ a। तो इससे आपने निकाला क्या चीज़, एक्सेलरेशन जो हो गया वो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ g बाई 6, मतलब g बाई 3 का एक्सेलरेशन। a की वैल्यू कितनी आ गई, g बाई 3। मतलब ये पूरा का पूरा जो सेटअप है, जो आपको ये जो पूरा का पूरा सेटअप है, ये ऊपर की ओर g/3 एक्सेलरेशन से मूव करेगा, और नीचे की ओर इधर g/3 एक्सेलरेशन से मूव करेगा। अब जब ये g/3 एक तो एक्सेलरेशन निकाल दिए, अब एक्सेलरेशन निकाल दिए तो इसकी वैल्यू को हम चाहते हैं कि सीधे इसमें पुट करके यहाँ से टेंशन इन द स्प्रिंग निकालें, क्योंकि आप एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग तभी निकाल सकते हैं जब आपको पता हो कि रिस्टोरिंग फोर्सेस की वैल्यू क्या है। तो रिस्टोरिंग फोर्सेस ही हम निकालना चाहते थे, तो जब ए की वैल्यू निकल गई तो पुटिंग दिस इन इक्वेशन 3, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू g/3 इन इक्वेशन 3। ठीक है, इस इक्वेशन में डालो तो ये क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ जी माइनस
टी प्राइम इज इक्वल टू ये 3 और इनटू एक्सेलरेशन क्या है g/3, तो g/3, 3 कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया कि टी प्राइम इज इक्वल टू कितना आ गया, ये देखो यहाँ से टी प्राइम इज इक्वल टू, ये जब जाएगा तो ट्वाइस ऑफ जी आ गया, तो टी प्राइम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी आ गया। तो अब टी प्राइम टेंशन इन द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग में टेंशन है वो क्या होगा, तो के इंटू एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी। ठीक है, स्प्रिंग में जो टेंशन होगा वो क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट के आ जाता है, तो के इंटू एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी। तो यहाँ से जब आप एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस जी बाई यहाँ पे के, तो ट्वाइस और जी की वैल्यू 10, के की वैल्यू 1000, के गया तो ये हो जाएगा पॉइंट ये कितना हो जाएगा 1000, आई थिंक इट इज़ 1000, हाँ, तो 10 गया तो ये हो जाएगा 0.02 इन होगा 0.02 मीटर करके इसका एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग क्या हो गया, तो 0.02 मीटर हो गया। तो हमने देखा कि पहली बात कि ये एज्यूम्सन जो है वो क्यों किया इसने, एज्यूम्सन जो 1 kg 3 kg ब्लॉक्स मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन, उसके कंसेप्ट को हमने समझा। फिर हमने जब इसकी एक्सटेंशन की बात इसने की तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, टेंशन इन द स्प्रिंग। जैसे कि स्ट्रिंग में टेंशन होता है वैसे ही स्प्रिंग में टेंशन होता है, तो टेंशन इन द स्प्रिंग न्यूटन्स लॉज का इस्तेमाल करके निकाला। और जब टेंशन इन द स्प्रिंग मतलब क्या हो गया, रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या है, रिस्टोरिंग फोर्सेस पता चल गई, तो इससे जो है सो आप एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग निकाल सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल केस।